दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये घटना पूरी ज़रूर सुनें। जब उस भयानक रात को मेरे दादाजी का सामना एक प्रेत से हुआ था, घटना सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, यह घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश के एक गांव में रहते थे। बात 1960 की है, जब मेरे दादाजी 16-17 साल के रहे होंगे। गांव में रात को रोशनी के लिए सिर्फ लालटेन, दिया या मशाल वगैरह का उपयोग ही किया करते थे। वह बताते हैं कि उनके पिताजी का एक फलों का बाग था, गांव से थोड़ा सा बाहर। बगीचे में एक मंदिर भी बना हुआ था, हनुमान जी का। दोस्तों, बगीचे के खत्म होते ही एक शमशान था और उसके बाद घना जंगल शुरू हो जाता था। अब घटना पर आते हैं। हुआ ये कि हमारे बाग के मंदिर में दादाजी के पिताजी ने सुंदरकांड का अखंड पाठ करवाया था, मगर दादाजी के पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण रात में पाठ के लिए मेरे दादाजी को और पंडित जी को साथ बैठना पड़ा। पंडित जी काफी बुजुर्ग थे, तो रात करीब 2:30 बजे वह आराम करने लेट गए और आगे का पाठ मेरे दादाजी करने लगे। लगभग 2:15 बजे मेरे दादाजी को शौच की जरूरत लगी, तो मेरे दादाजी बगीचे के बाहर शौच के लिए चले गए। दादाजी जब बगीचे से बाहर गए तो कब शमशान के पास वाले जंगल में चले गए पता नहीं चला। जैसे ही दादा वहां पहुंचे, एक सफेद मोर जैसा जानवर दादा को दिखाई दी। जैसे ही दादा और आगे बढ़े, वह चीज जिसे दादा जानवर समझ रहे थे धीरे धीरे अपना आकार बदलने लगी, मगर दादा को समझ नहीं आया और दादा वही शौच के लिए बैठ गए। दादा को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, मगर नजरअंदाज कर रहे थे और यही उनकी भूल थी। जब दादा शौच से निवृत्त होकर वहां से बगीचे के लिए पलटे, दोस्तों, वो सफेद साया उनके काफी करीब आ चुका था और उसका आकार भी काफी बड़ा हो चुका था। धीरे धीरे वह सफेद साया मेरे दादाजी के करीब आ रहा था। दादाजी को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है। वह कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। दादा ने जब आकृति को अपने पास आते देखा तो दादा समझ गए कि वह शमशान से आया कोई भयानक प्रेत है और आज उनकी मौत पक्की है। उस भयानक प्रेत का रूप इतना वहशी था, मानो मौत सामने आ रही हो। उसके पास आते एक खौफनाक गुर्राहट आ रही थी, जिससे उस प्रेत के गुस्से का अंदाजा लग रहा था। दोस्तों, मौत को सामने देखकर दादाजी वहां से भगवान का नाम लेके बगीचे की ओर भागने लगे। उस प्रेत ने दादाजी का पीछा बगीचे तक किया, मगर शायद दादाजी की कुछ और जिंदगी बाकी थी, इसलिए वह बच गए। दादाजी बगीचे के अंदर जब पहुंचे तो बगीचे के बाहर उस भयानक प्रेत को देखकर बेहोश हो गए। इधर मंदिर में वह पंडित जी मेरे दादा को न पाकर उन्हें देखने बगीचे में गए तो दादाजी वहां उन्हें बेहोश मिले। पंडित जी मेरे दादा को लेकर मंदिर के अंदर पहुंचे और मेरे दादा को होश में लाए। मेरे दादाजी से जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ,
तो मेरे दादा ने रोते हुए उन्हें उस प्रेत के बारे में बताया। दादाजी की हालत बहुत खराब थी। वह डरे हुए थे। यह देखकर पंडित जी भगवान के पास रखा एक नारियल लेकर आए और मेरे दादाजी के ऊपर से उतारा किया। जैसे ही उन्होंने मेरे दादा के ऊपर से उतारा किया तो वो नारियल गोल गोल घूमने लगा। पंडित जी समझ गए कि आज मेरे दादा की मौत से मुलाकात हुई। सुबह मेरे दादाजी के पिताजी को जब यह घटना पता चली तो उन्होंने पंडित जी को बोला कि आपको तो पता था कि रात को वहां कोई नहीं जाता। बगीचे के बाहर की ओर उस जंगल की तरफ किसी को भी जाने की मनाही थी। जिसका भी सामना उस भयानक प्रेत से आज तक हुआ है वह कभी जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, उस रात उस प्रेत से मेरे दादा शायद इसलिए जिंदा बच गए कि एक तो वह सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, दूसरा वह बगीचे तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे और बगीचे में हनुमान जी का मंदिर था, जिस कारण वह बगीचे के अंदर नहीं आ सका। दोस्तों, काफी समय तक मेरे दादा रात के समय उस बगीचे में जाने से डरते थे। तो दोस्तों, यह थी मेरे दादा के साथ घटी एक सच्ची घटना, जहां उनका सामना अपनी मौत से हुआ था। दोस्तों, आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो घटना हमें हमारे एक सब्सक्राइबर हिमांशु पाठक जी ने हमारे साथ शेयर की थी। ये घटना बहुत ही भयानक और डरा देने वाली है, इसलिए इस घटना को आप पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, हिमांशु का परिवार मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाला। उनके परिवार में उनके माता पिता हिमांशु खुद और उनके छोटे भाई अमन रहते। 4 लोगों का एक हंसता खेलता परिवार हिमांशु जी का था। हिमांशु ग्रेजुएशन कर रहे थे अभी और उनका छोटा भाई अमन अभी 12th क्लास में था। जिस साल की यह घटना है उसी साल अमन ने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। एग्जाम का देने के बाद वो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे। साथ ही हिमांशु भी अपने सेकेंड ईयर की एग्जाम देने के बाद 3rd ईयर में जाने का वेट कर रहे थे। 12वीं की एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तक के इंतजार के बीच का जो समय था वो काफी लंबा था। उस समय अमन रात भर अपने दोस्तों के साथ घूमता और देर रात लगभग 3-4 बजे अपने घर वापस लौटता। कई बार घर वालों ने उसे समझाया भी कि ये सब ठीक नहीं है, मगर अमन हमेशा यही कहता कि बस मेरे दोस्त लेट नाइट तक बैठते हैं, बातें करते हैं। 12th के बाद अब कोई कहीं एडमिशन लेगा, कोई कहीं, तो हम सब सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे। तो इसीलिए हम ज़्यादातर समय साथ बिताना चाहते हैं, ताकि ग्रेजुएशन के लिए पता नहीं किसको कौन सा कॉलेज मिलेगा और हम सब लोग बिछड़ जाएंगे। बात भी सही थी। अमन हालांकि किसी गलत आदतों में भी नहीं था, इसलिए इस पर उसके परिवार ने कुछ नहीं कहा, मगर उसको हिदायत जरूर दी कि रात लगभग 12 बजे तक तो वापस आ ही जाया करे। अमन काफी चंचल स्वभाव का था। घर वालों के काफी समझाने के बाद भी वह रात लगभग 2-3 बजे तक ही वापस आता। 3-4 बजे तक घर आने के बाद अमन लगभग पूरा दिन ही सोता, शाम को उठता और फिर अपने दोस्तों के साथ निकल जाता। मगर कुछ दिनों से अमन का नेचर काफी बदला बदला नजर आ रहा था। उसके परिवार ने भी ये चीज नोटिस की। वह काफी घबराया हुआ रहता था, क्योंकि अब अमन देर रात आने के बावजूद भी रात में सोता नहीं था। वह दिन भर जागता रहता था और रातों को भी सोता नहीं था। यह बात घर वालों ने नोटिस की। उन्हें ये बदलाव
सामान्य नहीं लगा। जब उन्होंने ये बात अमन से बात की तो अमन ने बताया कि मुझे रात को कोई सोने नहीं देता, रात भर मुझे कुछ ना कुछ घर में दिखाई देता है। वो अपने घर वालों को बताता है कि कोई हर समय उसको दिखाई देता रहता है, मगर अमन के घर वालों ने यह उसका वहम समझा और उसे कुछ डॉक्टर्स को दिखाया, मगर डॉक्टर्स को कोई बीमारी समझ नहीं आई। धीरे धीरे अमन की तबीयत अब काफी खराब रहने लगी। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी अमन की तबीयत में कोई फायदा नहीं हुआ। पहले घर वालों को लगा कि यह किसी बात को लेकर डिप्रेशन में है, मगर डिप्रेशन का कारण और उसकी तबीयत क्यों खराब हो रही है यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। किसी रिश्तेदार ने हिमांशु के परिवार को बताया कि शायद इस पर किसी ऊपरी साए का असर है, तो आप जाकर इसको किसी जानकार साधु या महात्मा को दिखाओ। अमन को रात रात भर परेशान देखकर घर वालों ने कई जानकार को दिखाया, मगर कोई असर या उपाय नहीं कर पाया। मगर उन्हीं जानकार में से किसी एक जानकार ने अमन के परिवार को बताया कि राजस्थान सीकर में एक अघोरी बाबा रहते हैं, आप अमन को वहां लेकर जाएं। जब अमन का परिवार अमन और हिमांशु को लेकर उस अघोरी के पास राजस्थान के सीकर पहुंचे, तब उस अघोरी ने उन्हें बताया कि इस बच्चे पर एक भयानक प्रेत है जो इसको दिखाई देता है और बहुत जल्द वह इसे अपने साथ लेकर जाएगा, मतलब इसे मार देगा। यह सुनकर अमन के घर वालों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। किसी के भी साथ अगर उसके बच्चे के साथ इस तरह की घटना हो या कोई कहे कि वो मरने वाला है तो परिवार पर क्या बीतेगी, कोई भी असहज हो जाएगा। अघोरी ने बताया कि उस प्रेत को दूर करना बहुत मुश्किल है, मैं बस कोशिश कर सकता हूं। हिमांशु के परिवार ने रोते बिलखते बस यही कहा कि अघोरी जी, आप बस प्रयास कीजिए और किसी भी तरह हमारे बच्चे को बचा लीजिए। अघोरी ने अमन के परिवार को बताया कि इस प्रेत को काबू करने के लिए मैं एक और आत्मा को अमन के साथ भेजूंगा, मगर याद रहे कि 1 साल बाद आपको वापस आकर मुझसे मिलना होगा, ताकि मैं अमन के ऊपर भेजे गए उस प्रेत को उसके ऊपर से वापस उतार सकूं। अमन के घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अपने बेटे के लिए वह इस बात को मान गए। उस अघोरी ने एक आत्मा को अमन पर छोड़ा और एक कील हिमांशु के परिवार को दी। ये हिदायत दी कि इसे जाकर अपने घर के बीचों बीच आंगन में गाड़ देना। जैसा उस अघोरी ने कहा था, हिमांशु का परिवार वापस आकर अपने घर के बीचों बीच उस कील को गाड़ दी और उसके ऊपर वापस से टाइल्स की चुनाई कर दी। धीरे धीरे अमन को वो प्रेत दिखना बंद हो गया और अमन की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो गई। समय बीतता गया और 1 साल पूरा हो गया, मगर क्योंकि अब सबका अच्छा चल रहा था, हिमांशु के घर वाले अपनी व्यस्तता में ऐसा भूल गए कि उस अघोरी ने उन्हें कहा था कि 1 साल बाद वापस जरूर आ जाना, ताकि मैं अमन के ऊपर भेजी गई उस आत्मा को वापस उतार सकूं। अब इस बात को लगभग 2 साल बीत गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अमन अपने घर से नर्मदा जी में नहाने का कहकर निकला, मगर अमन फिर कभी वापस नहीं आया। अमन ने नर्मदा में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। काफी ढूंढने पर भी अमन की लाश 4 दिन बाद मिली, जिसे मछलियों ने पूरी तरह खा लिया था। शरीर भी पूरी तरह से गल गया था। बहुत बुरी मौत हुई थी अमन की। घर वालों के लिए सदमा बहुत बड़ा था, मगर कुछ दिनों बाद सभी घर वालों को
घर में किसी के होने का एहसास होने लगा। सभी को लगा कि यह अमन की आत्मा है जो उनसे मिलने आई है। मगर अब धीरे धीरे हालात खराब होने लगे। अब घर के हर सदस्य को यह एहसास होने लगा कि कोई हमेशा उनके आसपास रहता है। रात को सोते समय लोगों को अब बेचैनी रहने लगी। उन्हें ऐसा लगता कि कोई हर वक्त उन्हें घूरता रहता है। जो हालात कभी अमन के थे वो अब हिमांशु के परिवार के रहने लगे। हिमांशु का परिवार भी अब डर के कारण रात भर सो नहीं पाता था। किसी के घर में घूमने और घुर्राने की आवाज अब घर में सभी को रातों को सुनाई देने लगी। तब सबको लगने लगा कि यह उनका बेटा अमन नहीं हो सकता। यह हिमांशु को लगा कि उनका भाई अमन ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो अपने परिवार को इस तरह परेशान करे। अब हिमांशु के घर वालों को एहसास हो गया था कि यह उनके बेटे की आत्मा नहीं बल्कि कोई और बुरी शक्ति है। क्योंकि एक रात जब हिमांशु के पिताजी छत पर टहल रहे थे तो अचानक उन्हें एक काली आकृति ने धक्का देकर छत से नीचे गिरा दिया और उनके पिताजी को काफी चोटें हैं, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल से घर आकर हिमांशु के पिताजी ने ये बात बताई तो सारा परिवार डर से सहम गया और अब उन्हें उस अघोरी की बात याद आई कि अघोरी ने उन्हें 1 साल बाद वापस आने को कहा ताकि वह उस आत्मा को अमन के ऊपर से वापस उतार सके। मगर घर वालों ने अपनी व्यस्तता और भूल गए थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाए। अब हिमांशु का सारा परिवार उस अघोरी को ढूंढता हुआ दोबारा राजस्थान के सीकर पहुंचा तो अघोरी ने उन्हें बताया कि मैंने आपको चेतावनी दी थी कि 1 साल बाद आप वापस आना ताकि मैं उस आत्मा को वापस उतार सकूं, जिसे मैंने अमन को ठीक करने भेजा था। धीरे धीरे उसने आपके बच्चे पर से उस प्रेत को तो दूर कर दिया, मगर समय पूरा होने के बाद भी जब उसका उतारा नहीं हुआ तो वह उसी घर में कैद होकर रह गई, जिससे वो आत्मा काफी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने आपके बेटे की जान ले ली। आपके बेटे की भी आत्मा भी अतृप्त है। वो भी आपके घर में कई बार आपको दिखाई देती है, मगर आपके घर में जो सब परेशानियां हो रही हैं वो उस क्रोधित आत्मा के कारण है जो यह सब कर रही है। हिमांशु के घर वालों ने उसे हटाने के लिए कहा, मगर इन सब में लगभग 2.5 साल बीत चुके थे। उस अघोरी ने हिमांशु के परिवार को कहा कि अब उस आत्मा को वहां से हटाना नामुमकिन है। अगर आप अपनी और अपने परिवार की सलामती चाहते हैं तो आपको उस घर को छोड़ना होगा, क्योंकि वह पहले ही आपके परिवार में एक स्थान ले चुकी है और गुस्से में वो क्रोधी आत्मा आपका भी अहित कर सकती है। दोस्तों, कई जगह दिखाने के बावजूद भी हिमांशु जी का परिवार काफी दिन परेशान रहा। उन्हें कहीं से कोई उपाय या सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। काफी समय परेशान रहने के बाद हिमांशु के पिताजी ने यह डिसाइड किया कि उन्हें अब वो घर छोड़ना होगा। उन्होंने उस घर को तो छोड़ दिया, मगर आज उनका पूरा परिवार एक किराए के मकान में रहता है। हिमांशु और उनके पिताजी माता जी को आज भी अपनी उस गलती का बहुत एहसास है, जिसके कारण उनके बेटे अमन की जान चली गई। पूरा परिवार आज भी इस बात को लेकर बहुत पछताता है। अघोरी ने बताया कि यह प्रेत अमन को किसी रात घर आते वक्त एक शमशान के सामने से लगा, क्योंकि अमन अपने दोस्तों के साथ लेट नाइट तक घूमता रहता था
यहाँ वहाँ कहीं भी बैठ जाता था और गप्पे लड़ाने लगता था। तो एक रात अमन जब एक सुनसान शमशान के रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा था, तब उस प्रेत ने अमन का पीछा कर पकड़ लिया और अमन के ऊपर हावी हो गया। इसीलिए धीरे धीरे अमन का बर्ताव भी बदलने लगा और जब वो उसे दिखाई देने लगा और परेशान करने लगा तो अमन की रातों की नींद उड़ गई। दोस्तों, ये एक घटना हिमांशु जी के परिवार के साथ घटी एक सच्ची घटना है। हमारी दूसरी घटना मध्य प्रदेश के ही सेमरी गांव की है। यह घटना 1990 में घटी थी। यह घटना हमें कपिल जी ने पेशी जो उन्हीं के साथ जब वह 7 साल के थे घटी थी। कपिल बताते हैं कि कपिल के परिवार में उनकी दादी, उनके पिताजी, माताजी और उनके 2 छोटे भाई थे। कपिल के दादाजी नहीं थे, मगर कपिल के पिताजी ने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से अपने परिवार की संभाल रखी थी। कपिल का एक हंसता खेलता परिवार था। कपिल के पिताजी अब उस परिवार के मुखिया थे। कपिल बताते हैं कि उनके पिताजी उन्हें बर्दाश्त नहीं किया करते थे, मगर गांव में ही किसी ने जलन की वजह से कपिल के पिताजी पर कुछ काला जादू कर दिया, जिसके कारण कपिल के पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। काफी समय कपिल के पिताजी की तबीयत खराब रही। उन्हें खून की उल्टियां होती थी। कई बार उन्हें कुछ हरे रंग की उल्टियां भी होती थी। कपिल के पिताजी को कई वैद्य और डॉक्टर्स को दिखाया, मगर कोई दवा उनको नहीं असर करी। थोड़े समय बाद कपिल के पिताजी की मृत्यु हो गई। ये घटना उस रात की है जिस दिन कपिल के पिताजी की मृत्यु हुई थी। हुआ ये कि कपिल के पिताजी के अंतिम संस्कार करके सारे रिश्तेदार शाम तक घर आ गए थे। सारा परिवार शोक में डूबा हुआ था। कपिल अपनी दादी, माताजी और अपने दोनों छोटे भाइयों के साथ घर के ही आंगन में लेटा हुआ था। घर की सारी बड़ी बूढ़ी महिलाएं और कपिल की माताजी रो रहे थे, क्योंकि कपिल के पिताजी की आज ही मृत्यु हुई थी। अचानक रात लगभग 2:30 बजे जब कपिल की माताजी अपने पति के वियोग में रो रही थी, अचानक कपिल के घर का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। गांव में इतनी रात को ऐसा कौन कर सकता है, यह सोचकर सभी घबरा गए। मगर कपिल की दादी ने सोचा कि कोई शायद उनके घर बैठने आया होगा और आने में लेट हो जाने के कारण वो इस समय पहुंचा होगा। कपिल की दादी और कपिल की माताजी ने आवाज लगाकर पूछा कि कौन है दरवाजे पर, मगर बाहर से कोई आवाज नहीं आई और ना ही दोबारा दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कपिल का सारा परिवार दुख में तो था ही, मगर अब उनकी माताजी और दादी और कपिल को भी डर का एक एहसास होने लगा कि इतनी रात गई, कौन हमारे दरवाजे पर आया है, और अगर आया था तो हमारी आवाज देने के बाद फिर उसने दोबारा आवाज क्यों नहीं, कौन होगा। यही सोचते सोचते अब रात के लगभग 2:15 बज चुके थे। तभी उनका दरवाजा दोबारा किसी ने खटखटाया। अब की बार यह दरवाजा काफी जोर से खटखटाया गया था, जैसे कोई गुस्से में घर के बाहर जोर जोर से दरवाजा पीट रहा। अब डर के मारे कपिल की दादी और माताजी की हालत खराब हो गई थी, मगर कहीं से हिम्मत करके कपिल की माताजी ने जोर से आवाज लगाई कि कौन है। तो बाहर से एक जोर से आवाज आई, जिसमें कपिल का नाम लेकर किसी ने आवाज लगाई कि कपिल, दरवाजा खोलो, मैं आया हूं। वह आवाज कपिल के पिताजी की थी।
यह आवाज सुनकर कपिल के परिवार के होश उड़ गए। कपिल की माताजी को लगा जैसे उसके पति वापस आ गए। कपिल की माताजी और कपिल दरवाजा खोलने दरवाजे की ओर बढ़े, मगर घर की बुजुर्ग महिलाओं ने उन दोनों को पकड़ लिया और मुंह पर हाथ रखकर दोनों को खींचते हुए दरवाजे से दूर ले गई। जल्दी से उन महिलाओं ने कपिल के बाकी दोनों भाइयों को भी नींद से जगाया और आंगन से खींचकर अंदर वाले कमरे में ले गई। कपिल की दादी और बुजुर्ग महिलाओं ने सभी को इशारे से चुप रहने के लिए कहा। कपिल की दादी ने कपिल की माताजी को डांटा कि तुम पागल हो गई हो, इतनी रात को तुम दरवाजा खोलने क्यों जा रही थी? मगर कपिल की माताजी बोली कि मेरे पति वापस आ गए। घर की बूढ़ी महिलाओं ने उसे कहा, वह कैसे वापस आ सकता है? अब वह वापस नहीं आ सकता, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। बाहर जो है वो तुम्हारा पति नहीं हो सकता। तुम्हारे पति की आत्मा अब किसी मोह में वापस आई है। अगर तुम और कपिल दरवाजा खोल देते हो तो हो सकता है कि वह तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाए। काफी समझाने के बाद सारी रात कपिल की माताजी रोती रही और सब एक दूसरे से लिपट कर बैठे रहे। रात भर सब यही सोचते रहे कि वो अब वापस कैसे आ गया। कोई मरकर वापस कैसे आ सकता है? क्या वह रात भर वही दरवाजे के बाहर खड़ा होगा? यह सोचकर सारी रात डर से भयभीत सारे परिवार ने निकाली। दोस्तों, यह थी हमारी दूसरी घटना जो कपिल जी ने हमारे साथ शेयर की थी। यह घटना कपिल जी की आप बीती है। वैसे पुराणों में भी कहा गया है कि 13 दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही रहती है और उनसे संपर्क करने का कोशिश करती है, जो कि कपिल जी के साथ हुआ था। आज की जो हमारी घटना है वो नवीन चौहान जी ने हमारे साथ शेयर की थी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आइए सुनते हैं नवीन चौहान जी के आप बीती नवीन चौहान जी की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम नवीन चौहान है। बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। कुछ समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी थी। मेरे पापा एक गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उसी कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नए फ्लैट में शिफ्ट होने के कारण मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि अब मुझे अपना एक अलग से रूम मिलेगा। मगर जब हम उस नए फ्लैट में शिफ्ट पता नहीं किया, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी, क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा और मैं दूसरे कमरे में जल्दी ही सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी है, वह पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीरे कर दिया। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने की थी, जैसे किसी औरत के चलने पर पायल की आवाज़ आती हो, छन 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 करके। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी पायल की आवाज़ हो। वह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा, मेरे रोंगटे भी खड़े हुए थे। आवाज़ लगता है बिल्कुल मेरे
रूम के बाहर से ही आ रही थी और वो आवाज़ लगातार आ रही थी। ये आवाज़ 4-5 सेकंड के लिए लगातार सुनाई देती थी और फिर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए बंद हो जाती थी। मगर 4-5 मिनट बाद दोबारा वही आवाज़, जैसे कोई पायल पहनकर मेरे कमरे के बाहर टहल रहा हो, उसी तरह की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा दिल छाती फाड़कर मेरे मुंह से निकलकर बाहर आ जाएगा। मैं इतना डर गया था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें अभी बता दूं। थोड़ी देर बाद जब आवाज़ बंद हो गई, तब मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी, उसी पायल की आवाज़। उस समय वो आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई नई विवाहिता स्त्री चलकर मेरे पास आ रही, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और यह आवाज़ बहुत ही साफ सुनाई दे रही थी। मैं जोर से चिल्लाकर अपने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उन्हें बता दी। मेरे पापा ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। साथ ही मेरी मम्मी भी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वैसे मेरा पूरा परिवार काफ़ी नींद में डूबा हुआ था। किसी ने भी मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। जाकर मैं भी अपनी मम्मी और पापा के साथ उन्हीं के कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर हमारे ही घर में टहल रही हो। थोड़े समय बाद मुझे उस आवाज़ को सुनने की आदत सी पड़ गई। यह आवाज़ आने का कोई भी समय तय नहीं था। कभी कभी वह रात 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आ जाती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और घर में किसी को नहीं। कभी कभी मैं वो आवाज़ सुनकर बहुत डर जाता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद सभी घर वालों को भी घर में किसी के होने का एहसास होने लगा। सभी को लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मगर अब धीरे धीरे हालात बहुत खराब होने लगे। घर वालों को एहसास हुआ कि रात में कभी अगर कोई पानी पीने या किसी और चीज़ के लिए उठता है तो कोई साया लगातार उनका पीछा करता है। और अब वो घर में पायलों की आवाज़ मेरे माता पिता और मेरी बहन को भी आने लगी। मुझे अब रात भर उस घर में नींद नहीं आती थी। मैं रात में सो नहीं पाता था। रात को घर में कुछ दिखने का हमेशा मुझे एक डर लगा रहता था। मैं हमेशा अपने घर वालों से कहता था कि हर समय कोई मेरे आसपास रहता है, हर समय कोई मुझे दिखता रहता है। मेरी तबीयत भी अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। कई डॉक्टर्स को दिखाया मगर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। थक हार कर मेरे घर वालों ने फैसला किया कि हम इस घर को अब छोड़ देंगे। लगभग 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और अब वहाँ शिफ्ट हो गए। उस पुराने फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए थे वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली भी काफ़ी बड़ी थी। एक दिन वो अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कहीं भी कोई आवाज़ सुनाई देती थी उस घर में। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी चीज़ है। वो मेरा वहम नहीं था, क्योंकि उन अंकल ने और उनके पूरे परिवार ने भी वह आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे पापा मम्मी को भी यकीन हो गया कि वहाँ कोई ना कोई ऐसी परेशानी ज़रूर थी और मेरी बीमारी का उस घर की परेशानी से ज़रूर कोई ना कोई लेना देना था।
उन अंकल ने उस घर में अच्छे से पूजा पाठ करवाया। मैंने और मेरे परिवार ने काफ़ी जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर हमें पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। इस बात को लगभग 15 साल हो गए। अब मैं बड़ा भी हो गया हूँ, पर पता नहीं क्या उस घर में वो आवाज़ें आज भी सुनाई दे रही हैं या नहीं। लेकिन जब भी मैं इस बारे में, उन आवाज़ों के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे शरीर में डर की एक सिरहन सी दौड़ जाती है। भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक है, मगर उन रातों के बारे में सोचकर आज भी डर से मेरे रूह कांप जाती है। दोस्तों, रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। हमारी आज की घटना भी ऐसी ही एक भूतिया हवेली पर आधारित है, जहाँ कभी रजवाड़े रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है, क्योंकि उन रजवाड़ों के वारिस आज देश से बाहर जा चुके हैं और उनकी हवेलियों की हालत काफ़ी जर्जर हो चुकी है। अब उसे मरम्मत की ज़रूरत भी है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिन पहले एक रजवाड़ों के वारिस में से एक पूजा सोलंकी जी, जो कि अपने पति और बच्चे के साथ यूएस में सेटल हो चुकी हैं, अपनी हवेली की मरम्मत के लिए अपने बेटे के साथ राजस्थान अपनी हवेली में मरम्मत कराने के लिए इंडिया वापस आती है। यह घटना पूजा जी के साथ घटी थी। दोस्तों, पूजा जी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। पूजा की शादी से पहले ही उनकी माता जी का देहांत हो गया था। 5 साल पहले पूजा के पिताजी का भी देहांत हो गया। तब से उनका घर, कहें तो हवेली, इसी तरह खाली पड़ी है, क्योंकि पूजा जी यूएस में सेटल है। उनकी यह हवेली पुश्तैनी हवेली है, जो कि काफ़ी पुरानी है। जब शासन ने इस हवेली की मरम्मत के लिए संपत्ति के मालिक, जो कि एकमात्र अभी पूजा जी बची हैं, उनको नोटिस भिजवाया, तो पूजा जी अपने बेटे के साथ राजस्थान अपनी हवेली इंडिया वापस आई। पूजा के हस्बैंड अपने काम के चलते यूएस में ही रहे, वो उनके साथ इंडिया नहीं आ सके। पूजा का बेटा, जो कि 8 साल का है, वह भी अपनी माँ के साथ इस हवेली को वापस आया था। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूरों को बुलाया गया, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई का ठेका दिया गया था। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने रहस्य छुपे हुए हैं, मगर पूजा को हवेली में आने के बाद ऐसा लगने लगा जैसे वहाँ की हवा रूहानी होने लगी है। एक अजीब सा डर उस हवेली की आबो हवा में तैर रहा। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से पूजा का इंतज़ार कर रहा हो इस हवेली में। एक रात पूजा अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी आकर टकराकर मर जाता है। यह घटना अपने आप में बहुत असामान्य थी। पक्षी टकराते ही पूजा की नींद खुल जाती है, और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नज़ारा इतना भयानक था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन पूजा हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती। वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल पूजा जानना चाहती थी कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे में खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से टकरा कर नहीं मर सकता।
मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहाँ से चले आ रहे हैं। और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहाँ कोई पक्षी नहीं होगा। पूजा घबराने लगती है कि यह क्या हुआ। यहाँ तो मरा हुआ पक्षी होना चाहिए था, या कम से कम खून की कुछ बूंदें तो दिखनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ था। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीज़ें और मूर्तियाँ हैं, संभाल के साफ सफाई करना। सभी मजदूर अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिर जाता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश नीचे पड़ी हुई थी। पूजा भागकर कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग थे। कोई कह रहा था कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग अलग थे, लेकिन पूजा को कुछ अनकही बातें भी सुनाई दे रही थी। तभी पूजा के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज़ आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। पूजा यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही पूजा कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है। तभी पूजा उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। पूजा पूरी ताकत से उसे ऊपर की ओर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। पूजा किसी कदर अपने बच्चे को काबू में करती है और कमरे के बाहर आ जाती है। वह मजदूर से पूछती है, बताओ यहाँ चल क्या रहा है, क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता। और अभी यह जो हो रहा है यहाँ पर कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा पूजा से कहता है कि बेटी, ज़्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। पूजा ने उन्हीं बुजुर्ग से पूछा कि बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं, सब खुलकर बताइए, क्योंकि मैं तो बचपन से ही पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी और शादी के बाद भी वहीं सेटल हो गई थी, इसलिए इस हवेली में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा और ना ही मैं इस हवेली के बारे में ज़्यादा कुछ जानती हूँ। वो बुजुर्ग ने पूजा को बताया कि बात आपके दादाजी के समय की है। इस हवेली में एक नौकर नौकरानी रहते थे। वह कई सालों से इस हवेली में आपके दादा दादी की सेवा कर रहे थे, लेकिन एक बार आपकी दादी के गहने कुछ चोरी हो गए थे। इसी शंका में आपके दादाजी ने उस नौकर नौकरानी पे काफ़ी लांछन लगाया और उन्हें काफ़ी बेइज्जत किया। कई तरह की यातनाएं भी दी ताकि वो अपना जुर्म कबूल ले, मगर उन दोनों ने अपना जुर्म नहीं कबूला। उन नौकर नौकरानी को काफ़ी मारा पीटा भी गया, मगर उन्होंने फिर भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं कबूला। गुस्से में आकर आपके दादाजी ने उन नौकर नौकरानी को पूरे गांव में निर्वस्त्र करके घुमाया, जिससे शर्म और लज्जा के कारण उस नौकरानी ने आत्महत्या कर ली। उसके पति ने भी 1 महीने बाद ही अपनी भी जान दे दी। इसी घटना के कुछ समय बाद यहाँ इस हवेली में छोटे मोटे हादसे होने लगे, जिसकी वजह से यह हवेली यहाँ शहर में काफ़ी बदनाम हो गई। आपके पिताजी की मृत्यु के बाद कई सालों बाद यहाँ कोई आया है, जिससे यहाँ रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया है फिर से बदला लेने का। पूजा इस हवेली का रहस्य जानकर काफ़ी घबरा गई थी। उन्हें अपने बेटे की काफ़ी चिंता हो रही थी, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहती थी, मगर रात काफ़ी हो गई थी। पूजा ने अगली सुबह होने तक कभी इंतज़ार नहीं किया
इसीलिए वह रात में ही अपनी कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाने लगी। अचानक रास्ते में पूजा के सामने कोई काला साया आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में पूजा की कार का काफ़ी भयानक एक एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार पलट जाती है। मगर भगवान की आशीर्वाद से पूजा और उनके बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अपने बेटे को सही सलामत उस कार से निकालने के बाद पूजा सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग पूजा की हालत देखकर उसकी मदद करते हैं और उन्हें जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचाते हैं। अब पूजा की जान में जान आई, क्योंकि लोगों की मदद से अब पूजा और उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली की भूतिया ताकतों का डर अभी तक उसे बना हुआ था। दोस्तों, पूजा उस रात यूएस चली जाती है और दोबारा अब यहाँ इंडिया उस हवेली में वापस आने का सोचना भी नहीं चाहती। वह जल्दी से जल्दी कोई डील करके उस हवेली को बेचना चाहती है। यह घटना हमें पूजा जी ने ही शेयर की थी, जो कि हमारी सब्सक्राइबर भी है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्षणों की गलतियों से हमें और हमारे परिवार को सदियों तक सजा भुगतनी पड़ती है। इसी का एक उदाहरण पूजा जी के साथ घटी यह घटना भी थी, जिसमें गलती उनके दादाजी ने की थी और सजा आज पूजा और उनके बच्चों को भुगतनी पड़ी। गांव घटना उस दौर की है जब मेरे दोस्त की नानी अपना परिवार थी उस गांव में रहती थी। नाना जी का काफ़ी समय पहले देहांत हो गया था। वैसे तो वह गांव बहुत खूबसूरत और उस गांव के लोग बहुत मिलनसार हुआ करते थे। आए दिन वहाँ रामलीला, कृष्णलीला और अन्य धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे। उस गांव में एक तालाब हुआ करता था, जिसके आसपास दूर दूर तक फैला एक जंगल था। उस तालाब के किनारे बेर और पीपल के झाड़ हुआ करते थे। वहाँ काफ़ी बड़ा बेर का पेड़ है, जिसके पास 7 और बड़े बड़े पेड़ हैं। इसी गांव में एक परिवार है, जिनके घर में एक बहुत ही चंचल लड़की, जो कि पूरे गांव में चहकती फिरती थी। अपने नटखट स्वभाव के लिए उसका नाम बाला था। पूरे गांव की लड़कियों को अपने साथ लेकर कभी रामलीला या अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में जाया करती थी। एक रात रामलीला देखकर देर रात वो और उसकी सहेलियां हंसी मजाक करते हुए घर लौट रही थी। तभी उस तालाब के पास की पगडंडी से होते हुए वह बेर के झाड़ के नीचे से गुजरे। वहां अन्य गांव वालों की भी भीड़ लगी हुई थी। बालिकाएं आगे आगे चल रही थी। तभी कुछ दूर आगे जाकर सारी बालिकाएं एक साथ रुक गई और पीछे देखकर बोली कि बाला, तू क्यों रुक गई? क्या है यहाँ? बाला न जाने क्यों पेड़ के ऊपर कुछ घूर कर देख रही थी। जैसे ही उसने अपनी सहेलियों की आवाज सुनी, बाला जोर से बोली, कुछ नहीं, चलो चलो, मैं आ गई। और दौड़ते हुए वह अपनी सहेलियों के साथ आ गई। सब लोग वहां से निकल गए और अपने अपने घर पहुंच गए। मगर सुबह के 4 बज गए, बाला अपने घर नहीं पहुंची थी। घर के लोग आस पड़ोस में सबको जगाकर पूछने लगे कि बाला घर नहीं पहुंची है, क्या किसी के घर रुक गई है? क्या देर हो जाने पर वो अपनी ही किसी सहेली के यहाँ रुक गई है? उसके परिवार ने उसकी सहेलियों के घर जाकर पूछा कि वह तुम्हारे साथ ही तो आई थी। उसकी सहेलियों ने कहा कि हम साथ तो आए थे, सब अपने अपने घर चले गए, तो हमें लगा वो भी अपने घर चली गई होगी। सबको लगा कि कहीं ये किसी तरह का मजाक तो नहीं, क्योंकि बाला का स्वभाव काफी मजाकिया था। शायद वो किसी के घर रुक गई हो और किसी को बताया भी ना हो।
सभी गांव वाले इकट्ठे होकर मिलकर उसे ढूंढने निकले तो किसी ने बताया कि उसे रामलीला मैदान की तरफ वापस लौटते हुए देखा गया है, तालाब के पास। यह सुनकर सभी उस तालाब की तरफ दौड़े और उन्होंने देखा कि वह तालाब के पास बेर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सबको लगा कि शायद यह बेर बीनने लग गई है, मगर रात के 4 बजे ये बेर बीनने का कौन सा टाइम था। सब उसके घर वाले उसके पास पहुंचे। घर और गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने उसे काफी डांटा फटकारा भी और हाथ पकड़कर अपने घर ले गए। गांव में काफी बदनामी भी हुई उस परिवार की। ले जाकर बाला को सबने एक कमरे में बंद कर दिया। घर में उसकी दादी, जिसे सब बाई कहते थे, बाला ने उन्हें बताया कि बाई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं घर तक तो आ गई थी, फिर पता नहीं मैं वहाँ कैसे पहुंची। मुझे कुछ भी याद नहीं है, मगर घर में सबको लगा कि ये बहाने बना रही है। मगर अगले दिन से सभी सहेलियों के साथ उसका बर्ताव बदलने लगा था। वैसे तो वह बहुत नटखट थी शुरू से ही, लेकिन अब उसने सब सहेलियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। सहेलियों के साथ खेलते हुए हारने पर वह उनके साथ मारपीट करना शुरू कर देती थी और गुस्से में वो अजीब सी किसी व्यक्ति की आवाज में जोर जोर से बातें करने लगती, जोर जोर से हंसना और कभी कभी किसी बात पर जोर जोर से रोने लगना। उसकी सहेलियों को भी ये समझने में काफी समय लगा, क्योंकि वह काफी चंचल थी। तो उसकी सहेलियों को लगा कि शायद ये उनके साथ मजाक कर रही है। मगर एक रात सभी सहेलियां अपनी एक सहेली की घर की छत पर बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी बाला उस छत से तालाब की ओर देखने लगी और देखते हुए बोली कि तुम सब लोग मेरे साथ भी चलोगी ना वहां। सभी सहेलियां उसे देखने लगी और बाला उस छत से उतरकर उस तालाब की ओर बढ़ने लगी। सबने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसे समझाया कि रात का समय है, वहां मत जाओ, मगर बाला ने किसी का नहीं सुना और उसने कहा, मैं वहां जा रही हूं। सबने सोचा इसको अकेले क्यों जाना है, शायद कुछ और बात है, तो इसका पीछा करते हैं, क्योंकि उस रात भी ये गायब हो गई थी और ये वहीं पर मिली थी। आओ देखते हैं आज कि ये वहां करती क्या है। यह सोचकर सब लोग उसके चुपके उसके पीछे चल दिए। उसी तालाब के किनारे की ओर बढ़ते हुए सभी सहेलियां पीछे पीछे हो ली। उन्होंने देखा कि तालाब के आगे बेर के झाड़ के पास एक खेत है। वहां बाला दूर से ही दिखी। सब आपस में बात करते हुए कि काफी देर हो गई है, क्या करें, हम लौट जाएं या बाला के लिए रुकें या उसके पीछे चलें। उनमें से एक लड़की ने कहा, रुक कर देखते हैं ये करती क्या है, इतनी रात को यहां आकर। रात का समय था। उन्हें इस खेत में इतनी रात को 7 औरतें बैठी हुई दिखी, जिनकी तरफ बाला भी बढ़ रही थी। उन्होंने आपस में बात की कि कोई डर वाली बात नहीं है, तो शायद वो 7 औरतें खेत में काम कर रही हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि बाला इन औरतों के बीच गई और जाकर बैठ गई। अब बाला किसी को नहीं दिख रही थी। सहेलियों ने आपस में एक दूसरे से पूछा कि देख, क्या वो तुझे दिख रही है, या थोड़ा और नजदीक चलते हैं, देखते हैं। यह कहकर सब सहेलियां उनके थोड़ा और नजदीक आ गई थी। उन लड़कियों ने देखा कि शायद वह औरतें उस खेत में कुछ तोड़ रही हैं बैठकर, या शायद कुछ और काम कर रही हैं। उन औरतों के हाथ काफी तेजी से चल रहे थे।
तो सहेलियों ने आपस में फुसफुसाते हुए कहा, अरे यह तो बहुत फुर्ती से काम कर रही है, देखो इनके हाथ कितनी तेज चल रहे हैं। जैसे जैसे ये लड़कियां उन औरतों के नजदीक जा रही थी, उनके हाथों से काम करने की तेजी प्रति सेकंड और काफी तेज होती जा रही थी। धीरे धीरे वह जब उनके नजदीक पहुंचे तो देखते ही देखते वह बहुत भयावह दिखने लगी। धीरे धीरे वह महिलाएं खड़ी होने लगी। तब इन लड़कियों ने देखा कि वो अपने पैरों पर नहीं, हवा में लटक रही है, मानो जैसे वो औरतें हवा में तैर रही हो। और उनके पैरों के जो पंजे थे वह भी मानवाकृति से बिल्कुल अलग, किसी बड़े पक्षी के समान दिख रहे थे। यह नजारा देखते ही उन लड़कियों के डर के मारे होश फाख्ता हो गए। उनके हाथ में जो लालटेन थी वहीं फेंक कर वह बिना कुछ कहे बदहवास सी अपने गांव की ओर भागी, अपने घरों की तरफ दौड़ी। जो लड़की सबसे पीछे रह गई थी वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ मुझे, वह औरतें मेरे पीछे आ रही हैं, मुझे छोड़कर मत चले जाना, वह औरतें हमारे पीछे ही आ रही हैं। बाला भी इन लड़कियों के पीछे आ रही थी। पीछे वाली लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी कि बाला, भगवान के लिए हमें कुछ मत करना। लड़कियां सीधे जाकर अपने घर के पास एक ओटले पर रुकी, जहां गांव के कुछ बुजुर्ग भी बाहर खटिया डालकर बैठे हुए थे। उसमें सब लड़कियों ने बात की कि अगर हमने सबको यह बात बता दी तो हमारा भी घर से निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हम रात को उस तालाब के पास बिना किसी को बताए इतनी दूर तक चले गए थे। मगर यह बात पीछे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सुन ली और सभी लड़कियों को वो अपने पास बुलाया। कहा, बताओ बेटिया, क्या बात हुई, हम किसी से नहीं कहेंगे। तब तक पीछे से बाला भी आ चुकी थी। बुजुर्गों ने पूछा कि बताओ लड़कियों, तुम और बाला कहाँ गए थे, तुम सब इतनी डरी हुई क्यों हो। तब उन डरी हुई लड़कियों ने उन बुजुर्ग को सब कुछ बता दिया। यह बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने आसपास के घरों में यह बात कही। सब इकट्ठा होकर उसी रात उन लड़कियों को बैठाकर उनकी आपीती सुनने लगे। बातें सुनकर बुजुर्ग समझ गए थे कि जरूर बाला किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। धीरे धीरे जिसको जो पता था उस तालाब के पास की घटनाओं का कि क्या कुछ हुआ था, सबने आपस में बात की और बताया। मगर जो बताया वह सुनकर बाला के घर की महिलाएं जोर जोर से रोने लगी। गांव की सभी लड़कियां काफी डर चुकी थी। तभी वहां इकट्ठे हुए नवयुवकों ने एक साथ इकट्ठे होकर बोला कि हम देख कर आते हैं कि लड़कियां रात के अंधेरे में किस चीज़ से डर गई हैं। हो सकता है शायद ये इनका वहम हो। मगर बुजुर्गों ने कहा, नहीं, ये लड़कियां झूठ नहीं बोल रही हैं। उस तालाब की एक बुरी कहानी है। उस तालाब के बारे में हमने हमारी किशोरावस्था में सुना था कि वहाँ 7 परियां रहती हैं। असल में वह परियां नहीं, चुड़ैलें हैं। यह बताते हुए बुजुर्ग ने कहा कि ये कहानी हमारी ही गांव की 7 सहेलियों की है, जो काफ़ी अच्छी मित्र थी। मगर एक दिन दुर्घटना में उस तालाब में नहाने गई इन लड़कियों का पैर फिसला और एक दूसरे को बचाने के चक्कर में यह 7 लड़कियां उस तालाब में डूब गई। बहुत भयानक मृत्यु हुई थी उनकी। ये वहाँ यह सब एक गडरिये ने देख लिया था, मगर उसने सोचा शायद लड़कियां नहा रही हैं, खेल रही हैं, तो वह गडरिये ने उस ओर जाना ठीक नहीं समझा। मगर अचानक जब सब लड़कियां पानी से गायब हो गई तब उस गडरिये के होश हो गए। अगले दिन से उस गडरिये पागलों की तरह पूरे गांव में
घूमना शुरू हो गया। वह गडरिया यह सब देखकर पागल हो चुका था। बुजुर्गों ने कहा, हो सकता है बाला को उन्हीं चुड़ैलों की हवा लगी हो। हमें इस बाधा को रोकना होगा। इन लड़कियों को भगवान के मंदिर में लेकर जाओ और जो लड़की मंदिर में न जाए उसे वहीं बांध देना। अभी यह बात खत्म ही हुई थी कि लोगों ने देखा कि बाला वहां पर नहीं है। सभी लोगों ने मशाल जलाई और सभी पुरुष तालाब की ओर बढ़े बाला को ढूंढते हुए। मगर जब वह लोग तालाब के आसपास पहुंचे तो उन्हें तालाब से अजीब सी रोने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वहां आसपास जंगल में मौजूद सभी जानवर भी मानो रो रहे हो। ऐसा मनहूस माहौल हो चुका था कि मानो सभी लोगों का भय से सुन्न हो गए हों। आपस में बात करते हुए सब लोग बोल रहे थे, सब लोग साथ रहो और आगे बढ़ते चलो। हमें बेटी बाला को ढूंढकर वापस लाना है। कैसे? मगर उस तालाब से रोने की आवाजें अब बढ़ती जा रही थी। बाला उन सभी को तालाब के पास उस बेर के पेड़ पर बैठी हुई मिली। बाला बदहवास थी और अजीब सा एक मुस्कान उसके चेहरे पे थी। सभी ने देखा कि बाला जैसे तैसे बाला को घर लेकर आए। मगर अब रातें और भी भयानक बीतने लगी थी बाला और उसके परिवार के लिए। रात में बाला नींद से उठकर कभी रात 3 बजे घर की छत पर टहलती मिलती, कभी घर से रात में गायब हो जाती। परिवार वाले जैसे तैसे उसे ढूंढ कर लाते। घर में एक अजीब सी बदबू और रोने की आवाजें आने लगती थी, जैसे ही रात के 2-3 बजे का समय होता था। मानो वह 7 चुड़ैल घर की छत पर बैठकर बातें करती हूँ और रोती रहती हूँ। दोस्तों, बाला को उन चुड़ैलों ने अपने वश में कर लिया था। कई जगह जाकर पीर फकीर को दिखाया गया, मगर बाला को कोई ठीक नहीं कर पाया। हाँ, कुछ समय के लिए थोड़ा आराम जरूर हुआ, थोड़ी राहत मिली बाला को। फिर भी रात भर रोने और बातें करने की आवाजें तो उसके घर में अब भी आती थी। बाला अब भी बीच बीच में रात को गायब हो जाती थी और वहीं तालाब के आसपास ही मिलती थी। गांव के लोग जब भी उसे ढूंढने जाते तो वह उस तालाब के आसपास, पेड़ के आसपास या जंगलों में ही मिलती थी। बाला की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। दोस्तों, एक रात बाला फिर अपने घर से गायब हुई। जब उसको ढूंढा गया तो उसकी लाश तालाब के पास कांटों के झाड़ पर पड़ी मिली। बहुत ही दर्दनाक मौत मिली थी उसे। बाला को देखकर सभी गांव वालों को डर और दहशत से बुरा हाल हो चुका था। बाला का परिवार पूरी तरह से बिखर गया था अपनी बेटी के साथ इतना बुरा होता देख। दोस्तों, रात के समय आज भी उस तालाब की ओर से रोने की आवाजें आती है। गांव के लोग रात को तो क्या, दिन में भी अब उस तालाब के पास जाने से बहुत डरते हैं। दोस्तों, नानी बताती है कि इस हादसे के कुछ दिन बाद बाला का परिवार भी उस गांव को छोड़कर कहीं और चला गया। मगर उस गांव में आज भी उन चुड़ैलों की दहशत की कहानियां सुनाई जाती हैं। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना तो होगा ही कि आप जब भी कहीं रात में जा रहे हो या कहीं अकेले में बैठे हो और आपको अगर लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है या फिर कोई आपके साथ बैठा है, तो उस चीज को मुड़कर नहीं देखना चाहिए। मुड़कर क्यों नहीं देखना चाहिए, ये आज हम जानने वाले हैं।
आप लोग बचपन से कुछ लोगों को देखते आ रहे हैं जो कि बचपन में तो ठीक ठाक होते हैं, मगर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं या समय के साथ वो अपने समझ को खो देते हैं और पागल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यही सारे इंसिडेंट हमारी आज की स्टोरी में भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1994 की, जब हिमाचल के लगभग 95% घर कच्चे ही बने हुआ करते थे। उसी दौरान लोगों के घर में वॉशरूम भी नहीं हुआ करते थे। किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए लोग घर से बाहर ही जाया करते थे। इस दौरान उस गांव की एक औरत ने नया नया काला जादू करना सीखा था। इस सिचुएशन में होता ऐसा है कि जो भी इंसान नया नया काला जादू करना सीखता है वो किसी भूत या प्रेत को अपने वश में करते हैं। प्रेत जो काला जादू करता है उसके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। बात उस समय की है जब उस औरत ने काला जादू करना नया नया सीखा था। उस औरत ने भी अपने काले जादू को आजमाने के लिए उस प्रेत को एक काम सौंपा। अब उस जिन के रास्ते में जो भी आने वाला था या तो वो हिप्नोटाइज हो जाता या उस काले जादू का शिकार हो जाता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल में उस समय लोगों के घर पर वॉशरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे। इस औरत के पड़ोस में एक फैमिली रहा करती थी और उनका एक बेटा था। वह हिमाचल की फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 बजे सो जाया करती थी। रात के करीब 11-12 बजे तो लगभग आधी रात का समय हो जाता है। तो उस समय उस घर के छोटे बेटे को टॉयलेट लगी और वो टॉयलेट के लिए घर से बाहर जाता है। मगर उस लड़के की किस्मत बहुत खराब थी। जैसे ही वो बाहर जाता है वो जिन वहीं से गुजर रहा होता है। ये जिन अपना रूप बदलने में भी माहिर होते हैं। ये जिन जो इंसान या जो शिकार इनको दिखता है उस हिसाब से ही अपना रूप बदल लेते हैं। उस जिन ने जैसे ही देखा कि एक 17-18 साल का लड़का सामने खड़ा है तो उस जिन ने एक बहुत सुंदर लड़की का रूप ले लिया। जैसे ही वो लड़का टॉयलेट गया तो उसे सबसे पहले पायलों की आवाज़ सुनाई दी और ये पायलों की आवाज़ उसी जिन की थी। जैसे ही उस लड़के ने पायल की आवाज़ सुनकर यहाँ वहाँ देखना शुरू किया तो थोड़ा सा आगे जाने पर उसे वहाँ एक बहुत सुंदर लड़की दिखाई दी और उसी लड़की की ये पायलों की आवाज़ थी। जैसा कि हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि रात को सुनसान में आपको किसी के पैरों की आवाज़ आए या आपको महसूस हो कि कोई आसपास है तो उसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे देखते ही लोग सम्मोहित या हिप्नोटाइज हो जाते हैं। ऐसा ही इस लड़के के साथ हुआ। ये लड़का पूरी तरह हिप्नोटाइज हो गया था। ऐसी सिचुएशन में ये प्रेत ऐसा करते हैं कि आपको हिप्नोटाइज करके ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे आप खुद को नुकसान पहुँचाएं। जैसे किसी ऊंचाई पे ले जाकर जहाँ से गिरकर आपको खुद ही चोट लग जाए या आपकी मौत हो जाए। और इस तरह से लोगों को शक भी नहीं होता कि आप पर किसी ने काला जादू किया था जिसकी वजह से आपकी मौत हो। और ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ भी हो सकता था। ये लड़का उस लड़की को देखकर हिप्नोटाइज हो गया था और अब ये लड़का उस लड़की का पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो लड़की आगे जा रही थी और उसके पायलों की आवाज़ आ रही थी, ये लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन शायद उस लड़के की मौत अभी नहीं आई थी। जैसे ही वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ा, उस लड़के के पास एक बिजली का खंभा था। जिसकी मौत अभी नहीं आई हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस बिजली के खंभे पर तभी एक बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर वो लड़का सम्मोहन से बाहर आ गया। जैसे ही उस लड़के का सम्मोहन खत्म हुआ और वो होश में आया तो उसने पाया कि वो अपने घर से बहुत दूर आ गया और वो फटाफट से वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच गया और घर जाते ही चुपचाप लेट गया। सोना तो बहुत दूर की बात थी। जैसे तैसे उस लड़के ने वो रात निकाली। सुबह उठते ही
उसने सबसे पहले ये बात अपने माँ बाप और अपने परिवार वालों को बताई। जब उसने अपनी फैमिली को बताया तो उसके फैमिली को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि ये उनके बेटे का कोई वहम है। उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। मगर इसके बाद उस गांव में इससे भी ज़्यादा एक भयानक घटना हुई। ये जो औरत जिसने ये काला जादू करना शुरू किया था, इसकी ही एक पड़ोसन थी जिससे इसकी थोड़ी अनबन चल रही थी। और इस औरत ने जो काला जादू किया वो इसी औरत पर किया। अब इस सूरत में हुआ ये कि जिस पर भी यह प्रेत इंटेंशनली छोड़ा गया था वो उसे बहुत ही भयानक रूप में दिखता है। जिस पर भी ये काला जादू किया जाता है और ये प्रेत भयानक रूप में उसे दिखता है, धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो पागल हो जाता है। इस औरत के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे इस औरत को वो प्रेत इसके पति के रूप में दिखने लगा। ये औरत अब अपने पति और इस प्रेत में फर्क नहीं कर पाती थी। ये प्रेत अब उस औरत को दिन रात दिखता था, किसी भी समय, और धीरे धीरे ये औरत पागल होना शुरू हुई। ये घटना उस औरत के साथ तो हो ही रही थी, उसके साथ में गांव में और बहुत तरह की घटनाएं हो रही थी। असल में ये प्रेत जो भी पैसे, गहने, जेवरात चोरी करता है वो ले जाकर अपने मालिक को देता है, जो कि काला जादू से उसको ये सब करने में मजबूर करता है। और यही सब कुछ इस गांव में भी हो रहा था। धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं उस गांव में बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जब ये घटनाएं लोगों में पता चलना शुरू हुए तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा, जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें, कि गांव में कोई तो काला जादू कर रहा है। कि इस तरह की घटनाएं तभी होती हैं जब गांव में कोई काला जादू कर रहा होता है। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि लोगों को पता चल गया कि गांव में काला जादू कर कौन रहा। असल में ये जो काला जादू करने की विधियां होती हैं, ये रात करीब 12-1 बजे के आसपास गली मोहल्ले के चौराहों पर की जाती है। जैसे किसी तरह का मटका लेके जाना और उसमें कई तरह के सामान लेकर जाना, इन सबको चौराहे पर रखना, दिए वगैरह जलाना और कई तरह की विधियां करना शामिल है। वो समय खेतों में अच्छी फसल का था। अब फसल अच्छी होती है तो उसमें जानवर भी आते हैं उसको खाने के लिए। तो जितने भी किसान थे उन्होंने रात में अपने खेतों में सोना शुरू कर दिया था ताकि वो इन जानवरों से अपने फसलों को बचा सके। और गांव में लोगों ने खेतों में सोना शुरू कर दिया है। इस बात से शायद ये काला जादू करने वाली औरत अनजान थी, इन सभी बातों से अनजान थी। ये औरत एक रात करीब 12-12:30 बजे काला जादू करने के लिए मोहल्ले के चौराहे पर निकली और उसे ऐसा करता हुआ एक किसान ने देख लिया। उस किसान ने छुप कर देखा कि औरत गली के चौराहे पर किसी तरह का पूजा पाठ कर रही है और विधि कर रही है। छुपकर उस किसान ने ये सब देखा। उस किसान की माने तो जो उसने देखा वो सब काफी भयानक और भयानक था। ये सब घटना देखने के बाद वो किसान कई दिनों तक काफी बीमार रहा, मगर उस किसान ने अगले ही दिन सभी गांव वालों को ये बता दिया था कि ये सब कौन कर रहा है। जब गांव वालों को ये पता चला कि ये सब घटनाएं इस काला जादू करने वाली औरत के कारण हो रहा है, तो गांव वालों ने मिलकर उस औरत को अपने गांव से निकाल दिया। उस औरत के उस गांव से जाने के बाद उस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही किसी को ये पता चला कि वह औरत इस गांव से जाने के बाद कहाँ गई। यह एक ऐसी घटना थी जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब इस तरह की रात में आपको कोई आवाज़ आए या आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके आसपास है तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना वीरपुर, पश्चिम बंगाल की है। दोस्तों, ये घटना मुझसे मेरे एक दोस्त
कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं किसी और लाइन में गया और उसने इंजीनियरिंग को ही कंटिन्यू किया और थोड़े समय दिल्ली में जॉब करने के बाद वो यूएस शिफ्ट हो गया। मीरपुर में ही रहा करते थे। कॉलेज कंप्लीट करने के कुछ समय बाद प्रियंक को दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिली। जॉब के कुछ समय बाद ही प्रियंक ने शादी भी कर दी। उनको एक बेटा हुआ। थोड़े समय बाद प्रियंक अपनी आईटी जॉब के लिए यूएस शिफ्ट हो गई और पिछले 7 सालों से प्रियंक यूएस में रहकर ही अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही थी। मगर काफी समय से यूएस में रहने के कारण उन्हें अपने माँ बाप की याद काफी सता रही थी। काफी समय से उनके माँ बाप भी उनको फोर्स कर रहे थे कि यहाँ इंडिया वापस आ जाए। इसीलिए प्रियंक ने अभी अपनी जॉब से लगभग 2 महीने का ऑफ लेकर इंडिया आने का प्लान बनाया। यह घटना प्रियंक के साथ ही हुई थी जब वह छुट्टी लेकर वीरपुर अपने गांव आते। प्रियंक जब इंडिया आते हैं तो वीरपुर में अपनी फैमिली के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहने लगते हैं। उस परिवार में प्रियंक के साथ उनके माता पिता, उनकी वाइफ और उनका छोटा सा बेटा थे जो कि अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने आए थे। सभी के यहाँ आते ही आस पड़ोस के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी कस्बे में रहने वाले पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। प्रियंक जब यहाँ आए तो कई दिनों तक काफी कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक एक दिन प्रियंक के बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है कि मौसम का परिवर्तन हुआ, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे प्रियंक के बच्चे का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनंद फानंद में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया तो उसने पास ही में बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लेकर गए ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूर समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ असर नहीं। जैसे ही सारा परिवार दोबारा गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें एक ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाजों के अनुसार झाड़ फूक करके इलाज करने की प्रथा कायम है, तो परिवार के बड़े बुजुर्ग ने उन्हें ऐसा ही करने की सलाह दी। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास जाने की तैयारी करने लगे। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों पर यह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं की। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे। इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर उस बच्चे के मुंह पर फेंकी। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया। कह रहे हो प्रेमनाथ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी,
बेटे के मुंह से ऐसी आवाज़ सुनकर और उसकी हालत देखकर प्रियंक और उसकी वाइफ की हालत खराब थी। अपने बेटे की यह हालत देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे कि बाबा ये सब क्या है, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर एक चुड़ैल आ गई और इस बच्चे पर एक काला जादू किया गया जो कि आपके ही किसी रिश्तेदार ने किया। दोस्तों, यह बात सुनकर प्रियंक, उनकी वाइफ और प्रियंक के माता पिता के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके परिवार से ऐसी दुश्मनी करने वाला कौन है। दोस्तों, जब प्रियंक और उनके माता पिता ने बाबा से ये बात पूछी कि बाबा आखिर ऐसा कौन है, हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है, हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं, क्योंकि हम तो अभी काफी समय बाद विदेश से यहाँ भारत आए। तब बाबा ने बताया कि इस बच्चे पर काला जादू किसी और ने नहीं, बल्कि प्रियंक के पापा के छोटे भाई की वाइफ ने किया है, जो कि प्रियंक की चाची लगी। दरअसल हुआ ये था कि प्रियंक के पापा और उनके चाचा अलग अलग रहते थे, क्योंकि प्रियंक के चाचा की जो वाइफ थी उन्हें एक बार प्रियंक के दादाजी ने अपने घर में काला जादू करते देख लिया था। प्रियंक के दादा जमींदार थे और जमीन जायदाद और हवेली हड़पने के लिए प्रियंक की चाची काला जादू का प्रयोग किया करती थी, ताकि ये सब कुछ उनके पति को और उनके बच्चों को मिल जाए। ऐसा ही एक दिन काला जादू करते हुए प्रियंक के दादाजी ने प्रियंक की चाची को देख लिया था। तब से उन्होंने प्रियंक के चाचा चाची को अपने घर से बेदखल कर दिया था। और जब प्रियंक विदेश से वापस लौटकर अपनी हवेली में आए तो उनके बच्चे प्रियंक से मिलने हवेली आए थे। प्रियंक को भी किसी तरह का कोई शक नहीं, क्योंकि वो भी उनके कजन भाई बहन थे। मगर जब वो आए थे तो प्रियंक की चाची ने उनके हाथ कुछ ऐसा भी छुपाया था जिससे काले जादू को पूरा कर सके और अपना पुराना बदला ले सके। प्रियंक की चाची प्रियंक के दादाजी से तो कोई बदला ले नहीं सके, मगर इस वंश में अब कोई और आगे ना जिंदा हो जाए, इसलिए प्रियंक की चाची ने काला जादू प्रियंक के बच्चे पर किया। एक्चुअली करना तो वो प्रियंक के ऊपर चाहती थी, मगर प्रियंक काफी ज्यादा पूजा पाठ करते थे, इसलिए शायद वो काली शक्ति प्रियंक पर हावी नहीं हो पाई। घर से निकाले जाने का बदला लेने की वजह से प्रियंक की चाची इस बच्चे को भी एक दर्दनाक मौत देना चाहती थी, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी घटना जानने के बाद प्रियंक का परिवार ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को उस मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में वो बच्चा अपने सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह तो एक शुरुआत थी कुछ ऐसी घटनाओं की जिनको प्रियंक और प्रियंक का परिवार अब भुगतने वाला था। आने वाला समय प्रियंक और प्रियंक के परिवार पर इतना भारी बीतने वाला था जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, प्रियंक ने आने वाले समय में क्या क्या झेला और कैसे उनके और उनके परिवार की जान बची, ये सब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रियंक और उसके परिवार के साथ आगे क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे उन्होंने अपने आप और अपने परिवार को बचाया, तो कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखें। दोस्तों, भूत प्रेत और असामान्य घटनाओं हमें तब तक यकीन नहीं होता जब तक वो घटना हमारे साथ ही न घट जाए। ऐसी ही एक घटना राजस्थान के रहने वाले
आकाश के साथ घटी थी। आकाश राजस्थान के एक छोटे से गांव कर्णवास का रहने वाला था। कर्णवास एक छोटा सा गांव था जहां अभी भी शहर की हलचल नहीं पहुंची थी। यहां एक अजीब और रहस्यमय किस्सा हर किसी की जुबान पर था। गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर सुनाते थे कि गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास रात के अंधेरे में एक साया घूमता है। वो साया एक घोल का था जो सालों पहले गांव के मरे हुए इंसानों की आत्माओं को खींच कर ले जाता था। हालांकि इसे सिर्फ कहानियां ही समझा जाता था, पर गांव के लोग इस डर से उस रास्ते पर रात को जाने से कतराते थे। आकाश, जो उसी गांव का एक युवा लड़का था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। उसके परिवार में बड़े बुजुर्ग अक्सर उसे समझाते थे कि रात को उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहां कुछ बहुत ही बुरा और भयानक रहता है। लेकिन आकाश को कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक रात गांव में किसी की शादी का आयोजन था और आकाश ने तय किया कि वो अपने दोस्तों के साथ देर रात तक शादी में रहेगा। जब रात के लगभग 11 बज गए तो उसके दोस्तों ने घर जाने को कहा, लेकिन आकाश को कुछ अलग करने की सोच रही। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वो गांव के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ के पास जाकर आएगा और सबको ये साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, मगर आकाश नहीं माना। आकाश अकेला ही उस डरावने रास्ते की ओर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और आसमान में बादल घिरने लगे थे। गांव के बाहर का वो रास्ता काफी सुनसान और भयानक था। पेड़ों की शाखा जैसे हाथों की तरह हवा में लहरा रही थी। आकाश के मन में हल्का सा डर तो था, पर उसने अपनी चाल धीमी नहीं की। आखिरकार आकाश उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ का आकार बहुत विशाल था और उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर डरावनी आकृति बना रही थी। पेड़ के नीचे घना अंधेरा छाया हुआ था। आकाश ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ असामान्य नजर नहीं आया। उसने सोचा कि ये तो बस पुरानी कहानियों की उपज है। उसने हंसते हुए खुद से कहा, लोग बेवजह डरते हैं, यहां कुछ भी तो नहीं है। तभी अचानक हवा एकदम से ठंडी हो गई और पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। आकाश ने महसूस किया कि उसके आसपास कुछ तो गलत है। उसकी सांसें बहुत तेज हो गई और वो जल्दी से वहां से जाने की सोचने लगा। लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे की छाया पर पड़ी। वो छाया धीरे धीरे एक रूप ले रही थी। वो कोई इंसानी आकृति नहीं थी। उसकी लंबी काली आकृति जैसे जमीन से उठ रही थी। उसकी आंखें एकदम लाल होकर चमक रही थी। आकाश ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसकी आंखों के सामने वो घोल की भयानक आकृति खड़ी थी। वो जिंदा थी और उसकी ओर ही बढ़ रही थी। घोल की सांसें गहरी और भारी थी, जैसे वो सदियों से इंतजार कर रहा हो। आकाश को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। तभी घोल ने अपनी हड्डियों से भरी उंगलियों उसकी तरफ बढ़ाई। आकाश ने जोर से चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसे लगा कि आज की रात उसकी आखिरी रात होगी। तभी अचानक उसकी दादी की कही बात उसे याद आई। दादी ने हमेशा कहा था कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए तो हनुमान जी का नाम जरूर लेना और हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए।
बिना कुछ सोचे आकाश ने उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण किया, घोल की आकृति उसके नजदीक आने से रुक गई। उसकी लाल आंखों में अब एक अजीब सा डर था। वो पीछे हटने लगा। आकाश ने इसे देखकर मंत्र और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और फिर एक जोर की बिजली चमकी और घोल अचानक गायब हो गई। आकाश कांपता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। गांव पहुंचते ही उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों को इस घटना के बारे में बताया। पहले तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के बड़े बुजुर्ग ने सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो घोल असली है और तुमने उस दिन मौत को मात दी है। गांव के पुजारी ने बताया कि वो घोल सदियों पुराना था। वो उन आत्माओं को खींचता था जो अंधेरों में भटक जाती है, लेकिन किसी कारणवश वो घोल पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं हो पाया था और जो भी उसके सामने हनुमान चालीसा का जाप करता था उसे घोल कभी छू नहीं पाया था। आकाश को इस बात का एहसास हुआ कि किस्से कहानियां उसने जिसे हमेशा मजाक समझा था उनमें एक सच्चाई छिपी थी। उस रात के बाद आकाश ने कभी भी उन पुरानी कहानियों का मजाक नहीं उड़ाया, लेकिन अब भी वो ये नहीं जान पाया कि आखिर वो घोल कौन था और क्यों गांव के बाहर उस पेड़ के नीचे रहता था। कई साल बीत गए और आकाश ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब वो अपने घर के आंगन में बैठा था, उसे फिर से वही ठंडी हवा महसूस हुई। उसकी नजर आसमान की ओर उठी और उसने देखा कि वही बरगद का पेड़ अब भी वैसा ही खड़ा है। पेड़ की ओर देखते हुए उसे दूर से ही वही लाल आंखें चमकती हुई दिखाई दी। आकाश ने सोचा कि शायद घोल अब भी उस पर नजर रखे हुए है और वो कभी भी पूरी तरह से नहीं गया था। गांव का वो रहस्य आज भी जीवित है। घोल का साया अब भी उस बरगद के पेड़ के नीचे छुपा हुआ है और आकाश को यकीन हो गया था कि कुछ रहस्य पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते, बस वो समय के साथ धुंधले हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आकाश के साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना। इसी तरह की और सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर।